बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड क्लास। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों की डिस्कशन चैप्टर 7 पे जारी थी और आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को किया था। तो 7.2 में जो हम लोगों ने एक नई चीज़ देखनी है वो है डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर के क्या होते हैं और उनको हमने किस तरह से फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को पहले डायग्राम के ऊपर ले चलता हूँ कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसमें हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट हैं और इसको हम वेक्टर इन स्पेस भी बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने हमेशा कोशिश ये करनी है कि जो रीडर होता है उसकी साइड पे जो एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस का नाम दें और राइट साइड पे वाई एक्सिस और इन फ्रंट पे हमने जी एक्सिस को ही हमेशा रखना है। तो अब इसमें हम फ़र्ज़ करते हैं कि ओ से पी तक एक पोजीशन वेक्टर आर है। अगर ये पोजीशन वेक्टर आर इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा और इस वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल गैमा बनाए तो फिर ये अल्फ़ा, बीटा और गैमा इस वेक्टर आर के डायरेक्शन एंगल कहलाएंगे। और इन्हीं एंगल्स के ऊपर जब हम कोसाइन अप्लाई करेंगे तो फिर वो इस वेक्टर आर के डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को अगर देखें तो लेट आर बी द वेक्टर सच दैट इट मेक्स एंगल अल्फ़ा, बीटा, गैमा अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस का यही मतलब है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। देन अल्फ़ा, बीटा, गैमा आर कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल्स। तो फिर ये एंगल्स क्या कहलाते हैं? इस वेक्टर आर के डायरेक्शन एंगल कहलाएंगे। और अगर हम इन्हीं एंगल्स का कोसाइन फाइंड आउट कर लें तो फिर ये कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब हमने किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल को किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये तो उस सूरत में है कि अगर एंगल गिवन हो। अगर वेक्टर अपने कोऑर्डिनेट्स के साथ इस तरह से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के कैप के साथ गिवन हो तो उस सूरत में याद रखें कि कॉस अल्फ़ा जो है ये वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। इसी तरह से कोसाइन बीटा निकालने के लिए हम लोग वाई कंपोनेंट को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा देंगे और इसी तरह से कोसाइन ऑफ गैमा फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जी कंपोनेंट को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास किसी भी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ ले जाता हूं। तो इसमें क्वेश्चन 1 और 2 वेरी सिंपल, बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज की तरह के ही क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद से इनको सॉल्व कर लेना है। लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन 3 पे मूव करते हैं जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर v। तो अब इस क्वेश्चन में हमने एक तो इस वेक्टर v की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है और दूसरा इस वेक्टर v के डायरेक्शन कोसाइन हमने निकालने हैं। तो अभी हमने देखा कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए भी हमें मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस वेक्टर v की मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास गिवन है। तो फिर मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने यही पढ़ा था कि x कंपोनेंट, यहाँ पे अभी x कंपोनेंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस y यहाँ पे माइनस का 1 है तो -1 स्क्वायर और z यहाँ पे -1 तो -1 का स्क्वायर। अब माइनस का जब पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव नंबर बन जाता है, तो इसलिए ये भी +1 बन जाएगा और ये भी +1। तो फिर इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगी √3। अब हमने अभी यहाँ पे देखा कि कोसाइन अल्फ़ा किसके इक्वल है? एक्स कंपोनेंट ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो अब एक्स कंपोनेंट यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब कोसाइन ऑफ अल्फ़ा यहाँ पे 1/√3। बीटा चूँकि वाई कंपोनेंट होता है और वाई कंपोनेंट इसका -1 है तो -1/√3। और इसी तरह से इसका हमने कोसाइन ऑफ गैमा भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारे पास
इस वेक्टर v के डायरेक्शन को साइन भी आ गए। तो अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 को भी हम देख लेते हैं। इसमें हमने ये एक कांस्टेंट जो है a हमने फाइंड करना है और ये कंडीशन गिवन है कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसी गिवन डाटा से हम लोग इसकी सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमने क्वेश्चन 3 में भी देख लिया कि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट हमने लिखना होता है। अब यहाँ पे x कंपोनेंट चूंकि a है और y कंपोनेंट इस वेक्टर का a+1 और z कंपोनेंट 2 है, तो सब के स्क्वायर्स लिए और उनको हमने ऐड कर देना है। इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करवाएंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a और 2 का स्क्वायर 4। अब इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोग दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर लेते हैं। जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होके 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये 2a स्क्वायर प्लस 5 और ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 9 तो ये -4 बन जाएगा। अब 2 हर एक में कॉमन है तो हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे और फिर 2 जब साइड पे आके डिवाइड होगा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इस वक्त ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a की। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी हम फैक्टराइजेशन भी इजीली कर सकते हैं और हम इस मिडिल टर्म को 2a माइनस a की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दोबारा हमारे पास a ही आएगा और जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2a स्क्वायर भी बनेगा। तो इसलिए अब इन दोनों टर्म्स में से a कॉमन आ रहा है और इन दोनों टर्म्स में से -1 कॉमन आ रहा है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर यहाँ से फिर a+2 कॉमन हम ले सकते हैं और गैर कॉमन टर्म हमारे पास a-1 बनेगी। अब ये दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका रिजल्टेंट हमारे पास 0 बन रहा है, तो ये उसी सूरत में पॉसिबल है या तो a+2 0 हो। अगर a+2 0 हो तो इसका मतलब होगा कि a की वैल्यू यहाँ से -2 आएगी, या फिर a-1 0 हो तो इस सूरत में a की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। तो यही दो a की वैल्यूज़ थी जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। अब इससे नेक्स्ट हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 सॉल्व करना है। तो 7 को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करवाता चलूं। तो डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल वेक्टर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो 2 वेक्टर्स a एंड b आर सेड टू बी पैरेलल इफ a वेक्टर जो है ये b वेक्टर के किसी मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखा जाए या b को हम a के किसी मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकें। अब इसी को हम डायग्राम के ज़रिए से देखते हैं। हम फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास a वेक्टर है और ये हमारे पास एन अदर हमने एक b वेक्टर कंसीडर किया है जो कि इसी की डायरेक्शन में है और इसका 2 टाइम्स है। तो फिर b और a ये आपस में पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे क्योंकि हम लोग b को a के सम मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन इसकी ये भी हो सकती है कि b इज इक्वल टू -2a हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो मल्टीपल है वो प्लस या माइनस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक और बात भी याद रखनी है कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके यूनिट वेक्टर हमेशा सेम होंगे। अगर तो वो दोनों पैरेलल हैं तो यूनिट वेक्टर इक्वल होंगे और अगर वो दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं तो फिर उस सूरत में यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे का नेगेटिव हुआ करेंगे। तो इसी चीज़ को बेस बना के अब हम लोग क्वेश्चन 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हमारे पास है कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड इज पैरेलल टू दिस वन। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 4 हो और वो इस वेक्टर के पैरेलल हो। तो अब हम इस वेक्टर जो हमारे पास गिवन है इसको लेट कर लेते हैं कि ये a है और जो हमने वेक्टर फाइंड आउट करना है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो वेक्टर b है। लेट
a is equal to 2i minus 3j plus 6k कैप be given vector and b be the required vector। अब गिवन डाटा के मुताबिक जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड तो 4 है, तो इसका मतलब b की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4। अब अगर हम वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक वेक्टर क्वांटिटी चूंकि ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, तो इसका मतलब हम b वेक्टर को मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चूंकि b और a दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो फिर इनके यूनिट वेक्टर भी इक्वल होंगे, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, ये बात की है कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके यूनिट वेक्टर्स भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए फिर हम a का यूनिट वेक्टर पहले फाइंड आउट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होगी। तो मैग्नीट्यूड के लिए 2 का स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो जब हम इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 और यह बन जाएगा 49। और 49 का स्क्वायर रूट 7 के इक्वल होता है। चूंकि हमने ए का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इसी में सॉल्व हो चुका है। उसमें भी हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड ही फाइंड आउट करनी है। तो उसका फार्मूला आपके सामने है, मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल ली है। तो क्वेश्चन 5 भी अब आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, जो कि हमने अभी स्किप किया था। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। तो ए वेक्टर हमारे पास चूंकि 2i minus 3j plus 6k है और वेक्टर की मैग्नीट्यूड 7। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये आपस में पैरेलल हैं। तो फिर यही वैल्यू हम उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास बी वेक्टर जो कि रिक्वायर्ड था उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 × 2i minus 3j plus 6k कैप ओवर 7। अब अगर हम इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको 8i/7 minus 12j/7 प्लस 24k/7 भी इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं और 10 का हमने बी पार्ट करना है। तो इसमें कहते हैं फाइंड कांस्टेंट ए सो दैट द वेक्टर्स v is equal to this one and w is equal to this one are parallel। तो डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल वेक्टर्स की जब हमने डेफिनेशन देखी तो उसमें हमने यही देखा कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इस सूरत में हम उसी डेफिनेशन को बेस बना के ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिंस v एंड w आर पैरेलल, सो हम लोग v को w के किसी मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं और वो मल्टीपल हमने यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट m को कंसीडर किया है। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग वेक्टर v और w की वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। v वेक्टर चूँकि हमारे पास i - 3j + 4k कैप के इक्वल था, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। इज इक्वल टू m, ये एक स्केलर नंबर है, कांस्टेंट है, इज इक्वल टू w वेक्टर हमारे पास ai + 9j - 12k, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब इससे नेक्स्ट हमने m को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें ये दो वेक्टर्स हैं और दोनों इक्वल भी है। तो ये उसी सूरत में पॉसिबल है जब इनके ये कोफिशिएंट भी इक्वल हों। तो अब हम इनको जब कंपेयर करवाएंगे तो m a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे i का कंपोनेंट 1 है। और इसी तरह से 9m इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। हमने सिर्फ यहाँ से a की वैल्यू निकालनी थी और a की वैल्यू निकालने के लिए हमें m की वैल्यू भी रिक्वायर्ड थी। तो अब यहाँ से हम लोग m की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं और वो हमारे पास होगी -1/3। चूँकि 9 लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड होगा तो 3 टाइम पे चूँकि 9 होता है, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू आएगी -1/3। अब यही वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो फिर हमारे पास जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी -3। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो अब आप लोगों के ज़िम्मे असाइनमेंट में आपने इसका क्वेश्चन 5 करना है और क्वेश्चन 10 का सी पार्ट आप लोगों ने करना है। तो सी पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह से ही होगा
जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 7 किया है। फ़र्क सिर्फ इसके सी पार्ट में इतना है और 7 में कि वहाँ पे जो वेक्टर्स थे वो आपस में पैरेलल थे और इसके क्वेश्चन नंबर 10 के सी पार्ट में जो वेक्टर्स हैं वो अपोजिट पैरेलल होंगे। तो मतलब फिर उनके यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो आपस में हम लोग, जैसा कि उस क्वेश्चन में हमने ए यूनिट वेक्टर को बी यूनिट वेक्टर के इक्वल रखा था, अब यहाँ पे ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी यूनिट वेक्टर के हम रख लेंगे तो ये इसका सी पार्ट इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन 11 का थर्ड पार्ट है। तो इसमें हमने वेक्टर पी क्यू पहले फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए एक्सरसाइज 7.1 का जिस तरह से हमने क्वेश्चन किया था तो बिल्कुल उसी तरह से पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद हमने इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन हमने आज के लेक्चर में ही क्वेश्चन नंबर 3 जो सॉल्व किया है उसी तरह से इसके डायरेक्शन कोसाइन आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर आज के लेक्चर में या असाइनमेंट में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 की तरफ मूव करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।